वेलकम ऑल टू रिफ्लेक्टिव माइंड। प्रीवियस वीडियो में हमने कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को शुरू किया था और उसी के तहत हमने दो कंसेप्ट को डिस्कस किया था। पहले हमने डिस्कस किया था कि डेवलपमेंट एक लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है जो कंसेप्शन से शुरू होकर डेथ तक कंटिन्यू होता है। एंड द सेकेंड पॉइंट वाज डेवलपमेंट अपने नेचर में सीरीज ऑफ चेंजेस को इन्वॉल्व करता है जिसमें प्रोग्रेसिव चेंज, ऑर्डरली चेंज, प्रिडिक्टेबल चेंज और कोहेरेंट चेंजेस की बात करी थी। डेवलपमेंट के नेक्स्ट पॉइंट में हम डोमेन्स की बात करेंगे। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंटल डोमेन्स का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट अपने डायमेंशन में क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है और हर एक डायमेंशन के भीतर में या हर एक डायमेंशन के तहत अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो डायमेंशन है उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल और बायोलॉजिकल। हमने प्रीवियस वीडियो में ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया था और ग्रोथ में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक फिजिकल डायमेंशन है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि फिजिकल ग्रोथ के कारण हमारे बॉडी में जो चेंज आ रहा है, अर्थात अगर फिजिकल ग्रोथ के कारण चेंज को अगर हमारी बॉडी यूज़ कर पाती है तो हमने उसे क्या कहा था, डेवलपमेंट कहा था। और फिजिकल ग्रोथ में कौन कौन से पॉइंट्स की बात हमने करी थी, हाइट, वेट, बॉडी मास, एक ओवरऑल बॉडी सर्कमफेरेंस में जिस भी प्रकार का चेंज आ रहा है। तो फिजिकल डेवलपमेंट के फिजिकल डायमेंशन में कौन कौन सी बातें हैं, हाइट, वेट, चेंज इन बॉडी मास, बोन, मसल्स, मूवमेंट्स, सेंसरी कैपेबिलिटीज सच एज सीइंग, हियरिंग, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट के फिजिकल डायमेंशन या फिजिकल डोमेन का पार्ट आता है। आप डायमेंशन को डोमेन भी कह सकते हैं। हम तीन मेजर डोमेन या तीन मेजर डायमेंशन की यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट वन फिजिकल और बायोलॉजिकल, सेकेंड वन कॉग्निटिव एंड द थर्ड वन सोशियो इमोशनल डायमेंशन और डोमेन। द नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। आप लोगों ने पियाजे वाइगोत्स्की का नाम सुना होगा और पियाजे वाइगोत्स्की का कार्य इसी कॉग्निटिव डोमेन से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन कॉग्निटिव डोमेन को समझने के पहले आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में मैं इसे थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। इस इमेज में यहाँ पे आपको ब्रेन लिखा हुआ दिख रहा है और ये पूरी एक ब्रेन का एक यहाँ पे इमेज बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें और उसी के बगल में उसी ब्रेन के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किसके बारे में दिया हुआ है, सेरेब्रम के बारे में दिया। देखिए जनरली हम लोग मेडिकल साइंस में अगर ब्रेन की एनाटॉमी की बात करें या ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें उसे तीन मेजर अलग अलग बट इंटीग्रेटेड पार्ट में देखते हैं। फर्स्ट वन हिंड ब्रेन, देन मिड ब्रेन, देन फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को यहाँ पे जानना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। फोर ब्रेन के चार मेजर पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं हाइपोथैलेमस, देन थैलेमस, देन लिम्बिक सिस्टम एंड देन सेरेब्रम। क्या, सेरेब्रम। सेरेब्रम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करिएगा। एक होता है सेरेबेलम जो हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट होता है और एक होता है सेरेब्रम जो हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है। सेरेब्रम आप देखिए इस वाले पार्ट को देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे रेड कलर से दिखा रहा हूँ। अब इस वाले पार्ट को देखो, यही हमारा सेरेब्रम है, ठीक है। और यही हमारे ब्रेन का ऑलमोस्ट 70 to 80% पार्ट क्या करता है, ये कवर करता है। इसी सेरेब्रम में कई अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लेक्स क्रियाएं या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलता रहता है और इसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ही हमारा कॉग्निटिव साइंस एक नाम देता है, कॉग्नाइज। क्या नाम देता है, कॉग्नाइज, COGNIZE। कॉग्नाइज का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ नोइंग या टू नो समथिंग। किसी भी चीज को जानना या जानने की क्रिया या जानने की गतिविधि को ही क्या बोलते हैं, कॉग्नाइज कहते हैं। और उसी से क्या निकला है, कॉग्निशन, और उसी से निकलता है कॉग्निटिव। हमारे दिमाग में जितनी भी क्रियाएं चलती हैं लाइक रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्लैरिफिकेशन, कैटेगराइजिंग, सीरिएशन, इन सभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में एक कॉमन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थिंकिंग। सो इसी थिंकिंग को हम मेडिकल टर्म में, टेक्निकल भाषा में सेरेब्रम में होने वाली क्रिया के रूप में किस नाम से जानते हैं, कॉग्निशन के नाम से जानते हैं। तो कॉग्निशन एक टेक्निकल टर्म मेडिकल साइंस के द्वारा दिया गया है, लेकिन डे टू डे लाइफ में इसी कॉग्निशन का जो मोस्ट कॉमनली यूजेबल इंटरचेंजेबल जो टर्म है हम उसे क्या बोलते हैं,
थिंकिंग कहते हैं। कभी भी मेंटल डेवलपमेंट टर्म का यूज़ नहीं करिएगा। आप लोगों ने पियाजे के थ्योरी को पढ़ा है, वाइगोस्की के थ्योरी को पढ़ा है, हम आगे करेंगे डिटेल में इन सभी टॉपिक्स को वेरियस वीडियोस के माध्यम से। तो वहाँ पे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट लिखते हैं, क्योंकि कॉग्निशन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का टर्म है और मेंटल एक नैरो पर्सपेक्टिव का टर्म है। सेरेब्रम देखिए, ये पूरा सेरेब्रम का एक यहाँ पे चित्र दिख रहा है। जो हमारा सेरेब्रम है वो 2 सिमेट्रिकल हाफ्स में, लगभग 2 बराबर भागों में क्या होता है, बटा हुआ होता है। हम इसे ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और दोनों के बीच में एक टाइनी फाइब्रस जॉइंट होता है जिसे कॉर्पस कैलोजम कहा जाता है मेडिकल साइंस में। आप उतना डिटेल में ना जाके बस ये याद रखिएगा कि सेरेब्रम हमारे 2 सिमेट्रिकल हाफ्स में एज अ सेरेब्रल हेमिस्फीयर बटा हुआ होता है। एक पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और इसे बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर भी थिंकिंग में इन्वॉल्व है और राइट हेमिस्फीयर भी थिंकिंग में इन्वॉल्व है। कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन होता है कि सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होता है। नहीं, दोनों हेमिस्फीयर इन्वॉल्व होता है, लेकिन हेमिस्फेरिक डोमिनेंस होता है, अर्थात एक हेमिस्फीयर कई बार डोमिनेटिंग होता है और अनदर हेमिस्फीयर कई बार डोमिनेटिंग होता है अलग अलग इंडिविजुअल्स में। लेफ्ट हेमिस्फीयर लैंग्वेज के माध्यम से या वर्बल वे में थिंकिंग को क्या करता है, प्रोसीड करता है। और राइट हेमिस्फीयर शेप्स के माध्यम से, पैटर्न्स के माध्यम से, स्पेशियल वे में या कुछ यूं कहें नॉन वर्बली थिंकिंग प्रोसेस को वो क्या करता है, कंटिन्यू करता है। यहाँ पे तो क्लियर है। यहाँ पे तो ब्रेन के इस सेरेब्रल वाले भाग में या इसी सेरेब्रल कोटेक्स वाले भाग में या इसी सेरेब्रम वाले भाग में कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस लाइक थिंकिंग होने के कारण ही इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं। चलिए अब हम लोग डोमेन्स पे वापस आते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या है, कॉग्निटिव डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा लर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन में क्या है, लर्निंग, थिंकिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग। इन सभी प्रोसेसेस में जो कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व होता है हम उसे ही क्या बोलते हैं, कॉग्निशन या कॉग्निटिव कहते हैं। द अनदर इंपॉर्टेंट इज सोशियो कल्चरल डोमेन। सोशियो कल्चरल डोमेन का मतलब क्या होता है कि अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है लेकिन उसके आसपास का जो सराउंडिंग है, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट देता है, अर्थात उस बच्चे को ग्रो करने में हमारे आसपास के सोसाइटी, हमारे नेबर, हमारे फैमिली, हमारे ऑफिस, हमारे डिफरेंट सोशल एजेंट्स का लाइक स्कूल, लाइक अदर सोशल एजेंट्स का वहाँ पे क्या रोल है। और कल्चर का मतलब है कि हमारा खाना पीना, हमारा उठना बैठना, हमारा पहनना, हमारा ओढ़ना, हमारे सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करना, है ना, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर का पार्ट होता है। कहा जाता है कि ह्यूमन एक सोशल बीइंग है। तो सोशल बीइंग का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में इन्वॉल्व होने के कारण, कल्चर में इन्वॉल्व होने के कारण, सोशलाइजेशन के प्रोसेस के कारण, कल्चरेशन के प्रोसेस के कारण वो भी एक सोशियो कल्चरल ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होता है। वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल बीइंग नहीं रहता है, वो एक सोशियो कल्चरल बीइंग में भी क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और वो सोसाइटी के माध्यम से वेरियस सोशल एक्टिविटीज में लाइक कॉपरेशन, लाइक इंटरेक्शन, लाइक वेरियस सोशल एक्टिविटीज के माध्यम से भी वो उस सोसाइटी का एक पार्ट होता है या उस सोसाइटी का पार्ट बनता है। लेकिन सोसाइटी का पार्ट बनता है तो वो अपने फीलिंग, वो अपने इमोशंस, वो अपने इंटेलिजेंस, वो अपने सिंपैथी, वो अपने एम्पैथी, वो अपने अलग अलग प्रकार के भावनाओं को, अलग अलग प्रकार के संवेग को भी उनसे जोड़ता है, उनसे शेयर करता है या उनसे भी जोड़कर अपने पूरे संसार के एक सोशियो इमोशनल वर्ल्ड को क्या करता है, वो क्रिएट करता है। लाइक सेल्फ रेगुलेशन, फीलिंग, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, सेल्फ कंट्रोल। कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग में इमोशन जन्मजात होता है, माँ के पेट से वो इमोशन को लेकर आता है, लेकिन फिर भी हमारा जो एक सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो उसके इमोशंस को और ग्रो करने में क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। यहाँ पे दे ऑल डोमेन्स आर नॉट सेपरेटेड इन द चिल्ड्रन। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के ये सभी डोमेन्स, ये सभी डिमेंशन आपस में जुड़े हुए हैं और इंटीग्रेटेड वे में ही आपस में जुड़ते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इन सभी डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन जो इन सभी डोमेन को फर्स्टली सपोर्ट भी करता है वो फिजिकल डोमेन है, वो फिजिकल डेवलपमेंट है। लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के साथ ही आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसे सेपरेटली नहीं देखा जाना है, इसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हुए देखा जाना है। तो इसका ये मतलब भी यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है।
क्या कि अगर ये सभी सेपरेटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड हैं, तो डेवलपमेंट का कोई एक डोमेन अगर इफेक्ट होता है नेगेटिवली तो डेवलपमेंट के वो अदर डोमेन्स को भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, अदर डायमेंशन को भी वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। हम आगे के कुछ इमेजेस के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। इस इमेज में हमने डिफरेंट डोमेन्स के बीच के रिलेशन को दिखाया है। बायोलॉजिकल डोमेन और डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। इसके कारण बच्चे का एक यहाँ पे आप ओवरऑल डेवलपमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगले पॉइंट में देखें, अब इसी से जुड़ा हुआ कुछ है। आप लोगों ने कुछ और डोमेन का नाम सुना होगा, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, जो हमारे लर्निंग से जुड़ता है। क्या आपको लगता है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही हमारा कॉग्निटिव डोमेन जुड़ा हुआ है? और यही कॉग्निटिव डोमेन फिर हमारे हेड से जुड़ता है और ये हमारे थिंकिंग से जुड़ता है। अगर बायोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो आपको लगता है इससे हमारा साइकोमोटर डोमेन जुड़ता है, इससे हमारा कोग्निटिव डोमेन जुड़ता है, इसके द्वारा जो क्रिया होती है वो हैंड के द्वारा होती है और ये हमारे डूइंग एस्पेक्ट को ज़्यादा मजबूत करता है। अगर सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इसके कारण हमारा अफेक्टिव डोमेन जुड़ता है, जिसके द्वारा हम हार्ट या सोल के माध्यम से चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे हमारी फीलिंग होती है। आपने गांधी जी का एक लाइन सुना होगा कि सच्ची शिक्षा वह है जो मन, मस्तिष्क और क्रिया को एक करे। मन का मतलब यहाँ पे क्या है, हार्ट, मस्तिष्क का मतलब यहाँ पे क्या है, हेड, और क्रिया का मतलब यहाँ पे क्या है, हैंड। अर्थात लर्निंग में थिंकिंग हो, लर्निंग में फीलिंग हो, लर्निंग में डूइंग हो। अर्थात लर्निंग बाय हैंड, लर्निंग बाय हेड, लर्निंग बाय हार्ट। तो यहाँ पे आप लर्निंग को सीधे आप डेवलपमेंटल वेरियस डोमेन से जुड़ते हुए देख रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे डेवलपमेंट और लर्निंग का एक कनेक्शन भी क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि जैसे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देन सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। इसी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट से हमारा कोग्निटिव, हमारा साइकोमोटर डोमेन, हमारा लर्निंग का, साइकोलॉजी का डूइंग एस्पेक्ट जुड़ता है। इसी कॉग्निटिव डोमेन से या इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हमारा कॉग्निटिव डोमेन, हमारा हेड, हमारा थिंकिंग जुड़ता है। इसी अफेक्टिव डोमेन से हमारा, आप बोल सकते हैं अफेक्टिव डोमेन से या हमारे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट से हमारा अफेक्टिव डोमेन, हमारा फीलिंग, हमारा हार्ट, ये सारी चीज़ें जुड़ता है। लर्निंग बेशक कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, लर्निंग बेशक कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट है, लेकिन वो सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं होता है। अगर बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में अगर लर्निंग अपने नेचर में एक्टिविटी को इन्वॉल्व करता है, आपने मोटिवेशन का नाम सुना होगा, इमोशन का नाम सुना होगा, तो मोटिवेशन, इमोशन हमारे इसी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट से भी जुड़ता है। तो लर्निंग में मोटिवेशन का भी, इंस्पिरेशन का भी, है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा इनर फोर्स जो आपको किसी भी काम को करने में इंटरनली ट्रिगर कर रहा है। अगर आप किसी काम को करने में एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं तो वो भी एक मोटिवेशन है और वो भी एक मोटिव्स है ना, बोल सकते हैं। वहाँ पे हम लोग मोटिवेशन के चैप्टर में इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में रखेंगे। यहाँ पे आगे देखें, आगे हमने इस इमेज के माध्यम से डेवलपमेंट के इंटर रिलेटेड डोमेन्स को अच्छे से समझाया है। डेवलपमेंट के ऑल डोमेन्स अपने नेचर में इंटर रिलेटेड हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बीच में भी एक इंटररिलेशन दिखता है। इंटररिलेशन कैसे? प्रीनेटल पीरियड में या वार्म पीरियड में या जेस्टेशनल पीरियड में या प्रेगनेंसी के दौरान या कंसीव करने के दौरान अगर मम्मा अपने बॉडी में किसी भी प्रकार के नेगेटिव एनवायरमेंटल केमिकल, जिसे हम लोग टेराटोजेंस कहते हैं बायोलॉजी में, इनटेक करती है, तो अगर उस मम्मा का बॉडी अगर नेगेटिवली किसी एनवायरमेंटल मटेरियल्स के इनटेक करने के कारण अफेक्ट होता है तो उसका असर उस बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे दिखेगा। आप लोगों ने लर्निंग डिसेबिलिटी का नाम सुना होगा, और लर्निंग डिसेबिलिटी के होने में एक बहुत बड़ा रीज़न उसके सेरेब्रल पार्ट का डिसफंक्शन होना है, अर्थात उसका सेरेब्रल पार्ट का प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना है। तो प्रीनेटल पीरियड में इस फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बीच के रिलेशनशिप को देख सकते हैं।
फिजिकल डेवलपमेंट और सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के बीच के रिलेशनशिप को या इंटीग्रेशन को समझिए। फिजिकल डेवलपमेंट अगर किसी बच्चे का प्रॉपरली नहीं हुआ है, वो अच्छे से दौड़ नहीं पा रहा, अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पा रहा, अच्छे से अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वहाँ पे, तो उसका सोशियो कल्चरल गैदरिंग नहीं होगा उस वे में, उसका सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन सोशल वर्ल्ड में उसका मूवमेंट उस तरीके से नहीं हो सकता है। तो उसके कारण उसका सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट भी एक हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट की स्थिति में जैसा होना चाहिए था, फिजिकल डेवलपमेंट के नेगेटिवली अफेक्ट होने के कारण वैसा हो नहीं पाता है। फिजिकल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट से भी जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? अगर आपके फिजिकल डेवलपमेंट में अगर कुछ चीज़ें अगर इंटरप्ट करती हैं, हाइट, वेट, बॉडी मास, बॉडी सर्कमफ्रेंस, अगर इन सब के कारण आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर इफेक्ट होती है तो वो हमारे इमोशंस को भी इफेक्ट करता है। अगर हम देखें कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उसका भी असर हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में पड़ता है। एक प्रेग्नेंट मम्मा को कहा जाता है कि उसे हैप्पी रहना चाहिए, उसे खुश रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मम्मा के हैप्पीनेस से उसके बेबी के हैप्पीनेस जुड़ा हुआ है, या उसके बेबी के डेवलपमेंट का हैप्पीनेस जुड़ा हुआ है। उसके बेबी का एक, आप बोल सकते हैं कि उसके बेबी का एक सेफ एनवायरनमेंट उस हैप्पीनेस से जुड़ता है कहीं ना कहीं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इस इमोशनल डेवलपमेंट में भी एक रिश्ता है। आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा कि स्ट्रेस अफेक्ट्स आवर परफॉर्मेंस। अगर हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, अगर इमोशनली हम अनस्टेबल ज़्यादा होते हैं, इमोशनली हम स्टेबल नहीं होते, ये इमोशनली किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हमारे माइंड को क्या करता है? डिस्टर्ब करता है, हमारे माइंड को क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है। अर्थात कहा जाता है कि हम अच्छे तरीके से थिंकिंग, अच्छे तरीके से सोच तभी पाते हैं जब हमें क्लासरूम में एक ऐसा इमोशनली सपोर्टेड बच्चे के फेवर में होने वाला एनवायरनमेंट मिले। यहाँ पे देखिए, डेवलपमेंट बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है। जब तक उसे अच्छे तरीके से होने के लिए या इंटीग्रेटेड तरीके से अच्छे से होने के लिए हम उसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तब तक वो हेल्दी तरीके से इंटीग्रेटेड वे में प्रोसीड नहीं कर सकता है। यहाँ पे सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट में भी एक रिश्ता दिखता है। आपको ऐसा लगता नहीं है कि हमारा सोशियो कल्चरल वर्ल्ड हमारे हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा टूल है? हम सोशियो कल्चरल वर्ल्ड से जुड़ते हैं अपने हैप्पीनेस, अपने फीलिंग, अपने इमोशंस, अपने मन में चलने वाले अलग अलग प्रकार की भावनाओं को हम एक दूसरे से क्या करते हैं? शेयर करते हैं वहाँ पे। और कहा भी जाता है कि वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि स्कूल में बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाइए, ग्रुप में लर्निंग करिए, कोऑपरेटिव लर्निंग पे जोर दीजिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग पे जोर दीजिए। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग से बच्चा सिर्फ वहाँ पे चीज़ों को सीखेगा ही नहीं, बच्चे का सिर्फ कॉग्निटिव लर्निंग या कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, बल्कि बच्चा वहाँ पे अपने इमोशंस को शेयर कर रहा है, अपने इमोशंस को वहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहा है। और इमोशनल शेयरिंग के माध्यम से बच्चों के बीच में एक जो सोशल बॉन्ड होता है वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। ध्यान दीजिएगा, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट में या सोशलाइजिंग प्रोसेस में या सोशल बॉन्ड को स्ट्रांग करने में हमारे इमोशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जिनके साथ हमारा सोशल बॉन्ड मजबूत होता है वहाँ पे हमारे इमोशन भी मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जिनके साथ हमारा सोशल बॉन्ड, हमारे सोशियो कल्चरल रिलेशन, हमारे सोशल रिलेशन ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं, वहाँ पे हमारे इमोशंस में भी एक उस प्रकार की मजबूती आप नहीं देख सकते हैं। अनदर इमेज में अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टर्म कहा था डेवलपमेंट के मल्टी डिमेंशनल कंसेप्ट में कि डेवलपमेंट के ये सभी डायमेंशन या सभी डोमेन्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और डेवलपमेंट का कोई भी एक डोमेन अगर अफेक्ट होता है तो वो डेवलपमेंट के अदर डोमेन्स को भी क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। हमने प्रीनेटल पीरियड में मदर के फिजिकल डेवलपमेंट से उस बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को थोड़ा सा कनेक्ट किया। इस इमेज के माध्यम से या इस ग्राफ के माध्यम से, इमेज ना बोलना, इस ग्राफ के माध्यम से उस कंसेप्ट को और अच्छे से समझिए। हमने यहाँ पे एक ग्राफ खींचा है, एक्स एक्सिस में यहाँ पे एज लिखा है और वाई एक्सिस में यहाँ पे एक एबिलिटी लिखा है। यहाँ पे दो कलर का आपको यहाँ पे एक यहाँ पे ये बनता हुआ दिख रहा है, एक ग्राफ बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक दिख रहा है ऊपर में ये रेड कलर से देखिए जो नॉर्मल डेवलपमेंट को दिखा रहा है, और नीचे एक जो डॉटेड वे में दिख रहा है जो हमारे एक बोल सकते हो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को दिखा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एज बढ़ने के साथ हमारी एबिलिटी बढ़ती है, ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट दिखाता है। लेकिन एज बढ़ने के साथ हमारी एबिलिटी उस तरीके से नहीं बढ़ रही है जिस तरीके से बढ़नी चाहिए। तो ये जो डॉटेड ग्राफ है ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी को दिखाता है।
अब नॉर्मल डेवलपमेंट और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के बीच में जो एक गैप दिख रहा है, इस गैप की हम बात कर रहे हैं। ये जो गैप दिख रहा है, इसी गैप को हम डेवलपमेंटल गैप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? डेवलपमेंटल गैप कहते हैं। एक बच्चा अगर माँ के पेट से लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर आ रहा है या लेकर आ रही है, पढ़ा है आप लोगों ने, करेंगे आगे, लर्निंग डिसेबिलिटी इनेट होती है और जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल फाउंडेशन माँ के पेट से जुड़कर आ रहा है वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह एक नॉर्मल डेवलपमेंट को नहीं शो कर रहा है। उस डेवलपमेंट में कमी नहीं बोलेंगे, उस डेवलपमेंट में कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें हैं जो उसे नॉर्मल डेवलपमेंट से अलग करती है। तो कुछ स्पेशल होने के कारण ही, ध्यान दीजिएगा, कुछ स्पेशल होने के कारण ही उनकी ज़रूरत को हमने कुछ स्पेशल तरीके से रखा है। स्पेशल नीड्स का करिकुलम ये कहता है कि दे पीपल आर नॉट स्पेशल, दे पीपल आर जनरल, देयर रिक्वायरमेंट्स आर ओनली स्पेशल। अर्थात वो लोग हमसे अलग नहीं है, उनकी ज़रूरतें क्या है कि हमसे अलग नहीं है, हमसे डिफरेंट है, हमसे विशेष है। सो दे आर स्पेशल नीड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेशल नीड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसका एक वो डेवलपमेंटल पैटर्न, इसका एक वो डेवलपमेंटल कोर्स नहीं दिख रहा है जो हमारा एक नॉर्मल डेवलपमेंटल कोर्स जनरली होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में है डेवलपमेंट अपने नेचर में मल्टी डायरेक्शनल होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा मल्टी डायमेंशनल, अर्थात अलग अलग डोमेन से, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब, मल्टी डायरेक्शन माने होता है कि दिशाएं अलग अलग होती है। उम्र बढ़ने के साथ, हमारी एज बढ़ने के साथ एबिलिटीज, स्किल्स, इन सब में एक प्रकार का निखार आता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक फील्ड में हमारे स्किल्स बढ़े, हर एक फील्ड में हमारा परफॉर्मेंस अप टू डेट हो, हर एक फील्ड में हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो। कई फील्ड ऐसा होता है कि जहाँ पे हमारा परफॉर्मेंस उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है। एक सवाल पूछा गया था कि कौन सी ऐसी बुद्धि है या कौन सा एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है। ये नेट में सवाल पूछा गया था, उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है। आंसर था वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस। एक आप 15 या 20 साल के बच्चे को देखिए, 15 या 20 साल के, आप बच्चा तो नहीं बोलेंगे उसे, 15 या 20 साल के आप एक ह्यूमन को देखिए और एक 60 साल के ह्यूमन को देखिए। 20 साल के इंसान का जो एक इमोशनल कंट्रोल है, एक इमोशनल रेगुलेशन है, और एक 60 साल के इंसान के इमोशनल रेगुलेशन में फ़र्क दिखेगा आपको। लेकिन 20 साल का इंसान जिस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, रनिंग कर सकता है, एक 60 साल के इंसान से आप वो उम्मीद उस लेवल पे नहीं कर सकते हैं उसके फिजिकल परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ हमारा इमोशनल कंट्रोल बढ़ सकता है, हमारे अनुभव बढ़ सकते हैं, हमारा एक सोशल इंटरेक्शन का ज़्यादा मैच्योर नेचर सामने आ सकता है। लेकिन वहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट का एक वो नेचर, वहाँ पे फिजिकल परफॉर्मेंस का एक वो नेचर हम जितने यंगर में दिखाते या यंगर एज में दिखाते उतना नहीं देख सकते हैं वहाँ पे। Some dimensions of a given dimension of development may increase while others so decrease. For example, the experience of adult may take them wiser and guide their decisions. However, with an increased age, one's performance is likely to decrease while other is, ये जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान देंगे। डेवलपमेंट इज हाईली इलास्टिक, प्लास्टिक, फ्लेक्सिबल, मॉडिफाइबल, फोल्डेड। इलास्टिक, प्लास्टिक, इन सब का मतलब क्या होता है? प्लास्टिक का मतलब होता है प्लास्टिसिटी वाला फीचर, और प्लास्टिसिटी का मतलब ही होता है जो अनफोल्ड नहीं होता है, जो फोल्ड होता है, अर्थात जिसको चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे प्लास्टिसिटी का मतलब क्या लिखा हुआ है? कैपेसिटी फॉर चेंज। डेवलपमेंट और लर्निंग में एक चीज़ कॉमन दिखता है हमें, इसको बोलते हैं चेंज, मॉडिफिकेशन। भले कोई किसी के लिए टूल है, हम लोग करेंगे डेवलपमेंट और लर्निंग के टॉपिक को डिटेल में, दोनों के बीच के रिलेशनशिप को इस वीडियो के बाद आने वाले वीडियो में। अगर प्लास्टिसिटी की बात करें, इंप्रूवमेंट की बात करें, स्किल्स जो है या डेवलपमेंट जो है, अगर प्रैक्टिस करें, लर्न करें चीज़ों को, है ना, एक बहुत ज़्यादा प्रयास करें, उसके कारण भी चीज़ें बदलती। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। अगर हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर हमें वो समझ में नहीं आ रहा है,
लेकिन अगर हम उसके पीछे लगे रहते हैं, उसे डिफरेंट तरीके से करते हैं, उसे समझ समझ के करते हैं, या उसे कहीं से हेल्प लेके अगर करते हैं, तो थोड़ी देर में वो हमारे समझ का पार्ट बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, वो धीरे धीरे करके हमारे समझ में आना शुरू होता है। डेवलपमेंट हाईली प्लास्टिक में एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो मेडिकल साइंस से जुड़ता है, ब्रेन प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं उसे? ब्रेन प्लास्टिसिटी। ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि आप देखिएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के एकदम आप पीछे वाले भाग को टच करके देखिए, वो बड़ा एकदम सॉफ्ट सा दिखता है आपको, लेकिन धीरे धीरे करके वहाँ पे ब्रेन इलेक्ट्राइजेशन का प्रोसेस धीरे धीरे करके वो ठोस होना शुरू होता है। अर्थात जब हमारा ब्रेन शुरू में कच्चा होता है, वो धीरे धीरे करके अलग अलग स्किल्स के माध्यम से, डेवलपमेंट के माध्यम से, लर्निंग के माध्यम से, और भी अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से वो धीरे धीरे करके मैच्योर होना शुरू होता है। आप लोगों ने लैंग्वेज में हम लोग करेंगे, आप लोगों ने कंसेप्ट सुना होगा कि जो 11 से 14, 15, 16 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्रिटिकल पीरियड वगैरह का कंसेप्ट करेंगे आगे हम लोग। लेकिन जैसे ही उस पीरियड को कोई भी ह्यूमन क्रॉस करता है, उसके बाद सीखने की क्षमता उतनी ईजियर नहीं हो जाती जितनी ईजियर वो पहले होती है। तो यहाँ पे ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि हम एबिलिटीज़ को, हम अपनी क्षमताओं को, हम अपने स्किल्स को क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, लर्न करके इंप्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके इंप्रूव कर सकते हैं, हेल्प करके इंप्रूव करा सकते हैं, औरों से हेल्प लेके इंप्रूव कर सकते हैं। अर्थात डेवलपमेंट एक जैसा नहीं रहता है। अगर कहने का मतलब, अगर हम बोलें कि डेवलपमेंट अभी अगर किसी टॉपिक के बारे में हमारी समझ कम है, लर्न करके, प्रैक्टिस करके, औरों से हेल्प लेके, औरों की हेल्प करके उस क्षेत्र में हम अपनी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। अर्थात डेवलपमेंट अपने नेचर को अपग्रेड करता है, अपने नेचर को चेंज करता है, अपने नेचर को मॉडिफाई करता है। अर्थात वो उस हालत में नहीं रहता है, उस स्थिति में हमेशा नहीं रहता जिस स्थिति में हम उसे देखते हैं, या फिर चेंज होता जाता है। डेवलपमेंट इज ए स्किल वाले पॉइंट को हमने इसी डेवलपमेंट के प्लास्टिसिटी वाले पॉइंट से भी थोड़ी देर में कनेक्ट किया। स्किल का मतलब क्या होता है? कौशल। स्किल मीन्स कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें प्रैक्टिस के माध्यम से, जिसमें एक्सरसाइज के माध्यम से, जिसके पीछे बहुत मेहनत करके हम उसमें मास्टरी कर सकते हैं, हम उसमें एक प्रकार का पारंगत हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट इज ए स्किल। आपने नाम सुना होगा कि डेवलपमेंट स्किल कैसे है यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बोलूँगा कि मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ, फिजिकल डेवलपमेंट, बॉडी मास, हाइट, वेट से वो जुड़ रहा है, लेकिन अगर मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ते दौड़ते मैंने अपने स्किल्स को इतना इंप्रूव किया कि मैं एज एन एथलीट, अगर मैं बहुत कम टाइम में दौड़ के, या बहुत कम टाइम में अगर मैं रनिंग करके मैंने रनिंग को एक स्किल बनाया। बड़े बड़े जो गेम्स वगैरह होते हैं, आप उसमें देखिए जो भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है, उस स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में वो स्पोर्ट्स पर्सन यूनिक इसलिए बनता है हमारे लिए, या फिर कुछ यूं कहें कि वो स्पोर्ट्स पर्सन इसलिए बनता है कि उसके पास उस काम का स्किल है। अगर मैं बोलूँगा कि मैं अच्छा बोल लेता हूँ, या टीचर अच्छा बोल लेते हैं, या टीचर अपनी बात अच्छे से रख लेते हैं, तो उसके पास एक स्किल है जिसे टीचिंग स्किल कहते हैं। आपने नाम सुना होगा लैंग्वेज स्किल। लैंग्वेज स्किल का मतलब क्या होता है कि कोई किसी की बात को अच्छे से, ध्यान से, पेशेंसली सुनता है, उसके बाद अपनी बात को अच्छे से वो रखता है स्पीकिंग के माध्यम से। इसके बाद वो रीड करके चीज़ों को अच्छे से समझता है। और रीड करने का मतलब सिर्फ लाइंस को रीड करना नहीं है, रीड करने का मतलब इन बिटवीन द लाइंस को भी रीड करके, अंडरस्टैंड करके उसे समझना है वहाँ पे, और फाइनली राइट करके भी अपनी बात को रखता है वहाँ पे। तो लेकिन लैंग्वेज के ये सभी स्किल्स हमारे डेवलपमेंट से भी जुड़ते हैं, स्किल्स हमारे डेवलपमेंट से भी जुड़ता है, स्किल्स के कारण हमारा डेवलपमेंट होता है। सो ये स्किल हमारे डेवलपमेंट का पार्ट है। लेकिन इस स्किल से हमारी लर्निंग भी होती है, हम चीज़ों को सीखते भी हैं। और सीखने का मतलब लर्न की हुई चीज़ों का अगर हमारा बिहेवियरल रिफ्लेक्शन होता है, हमारे बिहेवियर में वो चीज़ें जुड़ती हैं, हमारे बिहेवियर को चेंज करती है, और चेंज करते हुए अगर वो हमारे प्रीवियस और पास्ट एक्सपीरियंस से भी अगर वो जुड़ती चली जाती है, इसे क्या बोलेंगे? एक स्किल बोलेंगे, जो हमारे किससे जुड़ रहा है? यहाँ पे डेवलपमेंट के प्लास्टिसिटी वाले कंसेप्ट से यहाँ पे जुड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है यहाँ पे, कि डेवलपमेंट अपने नेचर में कॉन्टेक्चुअल होता है। इसके नीचे टर्म लिखा हुआ है यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर के इकोलॉजिकल थ्योरी। हमें डेवलपमेंट के
टॉपिक को सभी अलग अलग जो सब टॉपिकल एरियाज को वाइंड अप करने के बाद एक हमें टॉपिक करना है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसमें हमें यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर के इकोलॉजिकल व्यू ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ना है। देखिए, दो बात स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए। बच्चा लेबोरेटरी में जन्म ले सकता है, लेकिन लेबोरेटरी में वो कभी ग्रो या लेबोरेटरी में कभी उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। या फिर कुछ यूं कहें कि बच्चा कभी भी आइसोलेटेड बबल्स के फॉर्म में डेवलप नहीं होता है। हमेशा उसे एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए, हमेशा उसे एक एनवायरनमेंट चाहिए, और उस एनवायरनमेंट में ही, एनवायरनमेंट बोले तो फैमिली, एनवायरनमेंट बोले तो पीयर ग्रुप, स्कूल, नेबर, उसके आसपास का जो भी एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है, और वही सोशल कॉन्टेक्स्ट ही उस बच्चे को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम देता है। यहाँ पे हम लोग इससे जुड़े हुए टॉपिक को ब्रॉनफेन-ब्रेनर में और वाइगोत्स्की में बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं? वाइगोत्स्की बोलते हैं कि हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होता है। हम उन्हीं चीज़ों के बारे में थिंकिंग करते हैं, उन्हीं चीज़ों का हमारी थिंकिंग पे फर्क पड़ता है जिसकी एक कंटेक्चुअल अवेलेबिलिटी या प्रेजेंस होती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में एक ट्राइब पाई जाती है जिसको एस्किमो, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इग्लू, जिनके बर्फ़ के घर होते हैं। उस एस्किमोस के पास बर्फ़ के लिए 100 से भी ज़्यादा नाम हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा नाम उस एस्किमोस के पास इसलिए क्योंकि बर्फ़ उसके सराउंडिंग का एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल, एक कोहेरेंट पार्ट है वहाँ पे। हमारे आपके पास आइस के लिए, बर्फ़ के लिए ज़्यादा नाम नहीं होंगे। आप इस वीडियो को देखते हुए बर्फ़ के कितने अलग अलग नाम आपके पास है आप समझने की या सोचने की कोशिश करिएगा। आपके पास हार्डली 10 से 15 नाम होंगे, लेकिन उस एस्किमोस के पास उसके लिए 100 नाम है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ उसका एक ऐसा इंपॉर्टेंट सराउंडिंग एज अ कॉन्टेक्स्ट बनाता है जो हमारे आपके लिए उस कॉन्टेक्स्ट में बर्फ़ का वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो उस एस्किमो के लिए है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसकी शुरुआत आपने अगर 1 to 5 की किताब को देखी, ईवीएस की किताब को देखिए, उसमें सबसे पहला ईवीएस में जो हमारा टॉपिक आई थिंक क्लास 3rd में जो दिखता है उसे बोलते हैं मेरा परिवार, मेरी फैमिली। क्यों? क्योंकि जन्म लेने के बाद देखिए बच्चे का सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट एक माँ का पेट है या माँ का पूरा शरीर है, जिसको फिजिकल बायोलॉजिकल कहा हमने। उसके बाद जन्म लेने के बाद उसका सबसे पहला जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सबसे पहला एनवायरनमेंट है, परिस्थिति है, वो उसका घर है, वो उसकी फैमिली है, वो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, और वो फैमिली मेंबर से ही सबसे पहले फैमिलियर होता है, और फिर फैमिलियरिटी उसके घर से शुरू होके उसके एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़ती चली जाती है। और कॉन्टेक्स्ट हमारे डेवलपमेंट को बहुत हद तक प्रभावित करता है। वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं? वाइगोत्स्की बोलते हैं कि हमारा कॉग्निशन हमारे कल्चर को प्रभावित करता है, और हमारे कल्चर से वो प्रभावित भी होता है। तो फिर यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी हमारा कॉन्टेक्स्ट, हमारा कल्चर जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए आगे, कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर्स, बिलीफ एंड नॉलेज बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, सपोर्ट्स, इंसेंटिव्स, एक्सपेक्टेशंस, टीचर मॉडल्स एंड टूल्स। स्कूल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। माता पिता बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, लेकिन टीचर बच्चे के एक कल्चरल पेरेंट्स हैं। सोशलाइजेशन में हम इससे जुड़े हुए टॉपिक्स को और डिटेल में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वाले टॉपिक पे आगे बढ़ने के पहले मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डेवलपमेंटल इश्यूज़ में रखना है अपनी बात के माध्यम से, लेकिन हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को एक यहाँ पे इमेज के माध्यम से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव क्या कहता है? क्वांटिटेटिव ये कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूसली एज, और ये है एबिलिटी। डेवलपमेंट का जो कॉन्टिन्यूस फैसेट है, डेवलपमेंट का कॉन्टिन्यूस फैसेट क्या कहता है कि डेवलपमेंटल चेंजेस जो हमारी बॉडी में डिफरेंट एज के साथ आ रहा है वो ग्रेजुअल चेंज है, और ग्रेजुअल चेंज के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट में एक प्रकार की कॉन्टिन्यूटी देखी जाती है। अर्थात जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आप इसे एक स्मूथ कर्व के फॉर्म में देख सकते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है नए नए प्रकार के स्किल्स, नए नए प्रकार का थिंकिंग, नए नए प्रकार के आप बोल सकते हैं
हम लोग एक्टिविटी देखते हैं और हमारे उसी थिंकिंग में ही और सारी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। अर्थात क्या होता है, यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट को क्वांटिटेटिव वे में, कॉन्टिन्यूस वे में क्या माना गया, एक क्यूमुलेटिव नेचर का माना गया है। अर्थात पहले हम 2 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं, फिर हम 10 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं, अर्थात हमारी क्षमताएं यहाँ पे बढ़ती चली जा रही है। पहले की क्षमताओं में ही, पहले की एबिलिटीज में ही, पहले के स्किल्स में ही क्या हो रहे हैं, और चीजें क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं। क्या हो रही है, यहाँ पे क्षमताएं हमारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अर्थात क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट का कॉन्टिन्यूस फैसेट। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट के डिसकॉन्टिन्यूस फैसेट को देखें, डिसकॉन्टिन्यूस फैसेट को देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट है। इसी पर हम लोग हमें डिटेल में पियाजे और वाइगोत्स्की में काम करना है। डेवलपमेंट का डिसकॉन्टिन्यूस फैसेट क्या कहता है, डेवलपमेंट का डिसकॉन्टिन्यूस फैसेट कहता है कि डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है, डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है, लेकिन डेवलपमेंट का वो नेचर, डेवलपमेंट का वो फीचर, डेवलपमेंट का वैसी टेंडेंसी जैसे वो पास्ट में थी वैसे वो फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं होता। अर्थात डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है, लेकिन वो जिस फीचर को, जिस प्रकार के नेचर को पहले दिखा चुका होता, उस नेचर को वो बाद में नहीं दिखाता। अर्थात अलग अलग लेवल पे, ध्यान दीजिएगा, अर्थात अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट का अलग अलग फीचर उभरता है। अलग अलग लेवल पे डेवलपमेंट का अलग अलग फीचर उभरता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि डेवलपमेंट कंटिन्यू है, लेकिन वो प्रीवियस चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करता। अर्थात डेवलपमेंट यहाँ पे सडनली दिखता है, स्टेयरकेस के फॉर्म में दिखता है, और यहाँ पे अलग अलग लेवल पे कुछ अलग चीज़ें दिखने के लिए मिल रही है। जैसे अगर ये एज की बात करें और ये एबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पे स्टेयरकेस का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो आगे आने वाले जगह पे कुछ अलग तरीके से एक सडन चेंजेस के फॉर्म में हमें यहाँ पे दिख रहा है। अर्थात डेवलपमेंट कंटिन्यू है, लेकिन वो अलग लेवल पे एक अलग क्वालिटी के साथ हमें दिखती है। सो डेवलपमेंट का जो डिसकॉन्टिन्यूस फिगर है वो डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव मानता है। पियाजे की बात करें, एरिक्सन की बात करें, और भी जितने स्टेज थ्योरी डेवलपमेंट के डिसकॉन्टिन्यूस नेचर में या क्वालिटेटिव फीचर में डेवलपमेंट को स्टेयरकेस लाइक डिफरेंट स्टेजेस में बांटा गया है। पियाजे के डिफरेंट स्टेजेस को आप पढ़ते हैं, है ना, सेंसरी मोटर है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फॉर्मल एब्स्ट्रैक्ट है, फॉर्मल थिंकिंग का लेवल है। वो क्या बोलते हैं कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग लेवल की क्वालिटेटिव थिंकिंग देखने के लिए मिलती है। अर्थात अलग लेवल पे, अलग अलग स्टेजेस के लेवल पे अलग अलग प्रकार की थिंकिंग दिखती है। डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में डिफरेंट वे में है, वहाँ पे उसकी क्वालिटी डिफरेंट है। सो डिसकॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव मानता है, और कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट डेवलपमेंट को क्वांटिटेटिव मानता है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा, एक बच्चा छोटा है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट एग्जांपल दे रहे हैं, एक बच्चा छोटा है और वो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, तो उसमें और ज़्यादा स्किल्स को करने की क्षमता बढ़ रही है। लेकिन एक बच्चा जैसे ही बड़ा हो रहा है वो चीज़ों को करता नहीं है, बल्कि वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से भी कर रहा है। अर्थात एबिलिटीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, डिफरेंट तरीके से उभर के सामने आ रही है। यहाँ पे एबिलिटीज़ के क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूस में एबिलिटीज़ के क्वांटिटी में क्या हो रहा है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्वांटिटी और क्वालिटी या कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस से जुड़े हुए डेवलपमेंट के इश्यूज़ को हम इस डिबेट में और ज़्यादा डिटेल में रखने की कोशिश करेंगे। अगले पॉइंट में है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशन। देखिए, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मतलब लोगों के दिमाग में क्या होता है कि हिस्ट्री पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। आप क्लास 6 के हिस्ट्री के एनसीईआरटी को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि हिस्ट्री पास्ट का ही नहीं, हिस्ट्री प्रेजेंट का भी स्टडी। और उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, है ना, वो प्रेजेंट के पास्ट का स्टडी करता और प्रेजेंट को वो पास्ट से क्या करता है, यहाँ पे जोड़ता भी है। डेवलपमेंटल कंसेप्ट में देखें, हमारे जन्म के समय जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं या फिर जिस परिस्थिति में हम ग्रो कर रहे होते हैं, हमारी फैमिली में हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे आसपास के सोशल कंटेक्स्ट वर्ल्ड के साथ हम ग्रो कर रहे हैं, अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसे फेवरेबल चीज़ें होती है उसका असर भी हमारे डेवलपमेंट पे पड़ता है, और कुछ अगर ऐसी अनफेवरेबल चीज़ें होती है उसका भी असर हमारे डेवलपमेंट पे पड़ता है।
एक छोटा सा एग्जांपल अगर दें, अभी पूरे वर्ल्ड में कोरोना पेंडेमिक फैला हुआ है, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के कारण जो एक परिस्थिति बनी हुई है, क्या आपको लगता नहीं है इस परिस्थिति का एक बहुत बड़ा असर हमारे कॉग्निशन पे, हमारी मेंटालिटी पे, हमारे सोचने समझने के ढंग पे, हमारे सोशियो कल्चरल रिलेशन पे पड़ रहा है? इस कोरोना ने एक बहुत बड़ा मैसेज क्या सिखाया है, क्या सिखाया है कि कैसे एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। तो लगता नहीं है कि इस कोरोना के कारण हमारा एक सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन का वे बदल गया है ना? वे वही है, लेकिन पहले जो हमारा एक डायरेक्ट था वो अब हमारा किसी और चीज़ के माध्यम से, एक मीडिया के माध्यम से, एक सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया। पहले अगर चीज़ें कुछ हो रही होती, अर्थात डेवलपमेंट के साथ साथ अगर हमारे एनवायरनमेंट में कुछ भी चीज़ें हो रही होती है और उसके कारण अगर, यहाँ पे हिस्टोरिकल का मतलब क्या है कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अगर बैकग्राउंड में, पास्ट में अगर कुछ ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ रहा होगा तो उसका असर भी हमारी उस मेंटालिटी पे, हमारी सोच पे, हमारे डेवलपमेंटल कोर्स पे या ओवरऑल हम पे वो दिखता है, उसका असर पड़ता हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन, लर्निंग, है ना? हम इस कंसेप्ट को एक इमेज के माध्यम से यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई गई है, एक है प्रीनेटल, एक है पोस्टनेटल। प्रीनेटल फेज से ग्रोथ शुरू हो रहा है, लेकिन 18 ईयर में आके वो क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। फिजिकल मैच्योरेशन भी इस प्रीनेटल पीरियड से शुरू हो रहा है और 18 साल में आके वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और डेवलपमेंट भी प्रीनेटल पीरियड से शुरू हो रहा है, बट वो थ्रू आउट द लाइफ वो क्या है, कंटिन्यू है। और इसी ग्रोथ और इसी डेवलपमेंट से ही हमारा फिजिकल मैच्योरेशन जुड़ता है। लेकिन लर्निंग की बात करें, जो हमारे बर्थ से जनरली मेजर तरीके से बोल सकते हैं शुरू होती है और वो लाइफ टर्म कंटिन्यू होता है। ग्रोथ को देखें, फिजिकल मैच्योरेशन को देखें, डेवलपमेंट को देखें और लर्निंग को देखें, इन चार चीज में एक चीज आपको कंटिन्यू दिखेगा, एक चीज आपका कॉमन दिखेगा, वो है चेंज। लेकिन ग्रोथ और फिजिकल मैच्योरेशन का मतलब है कि फिजिकल ग्रोथ प्लस फिजिकल डेवलपमेंट के कारण हमारी बॉडी में जो चेंज है, और वो चेंज बहुत बड़े तरीके से हमारे जेनेटिक फीचर से क्या होता है, डिक्टेटेड होता है। और वो 18 साल में एक नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी के इनटेक करने के साथ ही हमारा ग्रोथ और हमारा फिजिकल मैच्योरेशन क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है। लेकिन डेवलपमेंट और लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ क्या है, कंटिन्यू है। यहाँ पे ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगले पॉइंट पे या अगले अगर इमेज में देखें, इस इमेज में हमने वही भी बातें बताई जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिजिकल मैच्योरेशन और लर्निंग ये चेंजेस को दिखाता है। लेकिन ग्रोथ और फिजिकल मैच्योरेशन ये टाइम स्पेसिफिक है, और डेवलपमेंट और लर्निंग लाइफ लॉन्ग या थ्रू आउट द लाइफ है। और डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच के में क्या कनेक्शन है? डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि फिजिकल ग्रोथ के कारण जो चेंज हो रहा है और उस चेंज को अगर हमारी बॉडी यूज कर पा रही है, उसे क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। लर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या है? लर्निंग का मतलब है कि प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण हमारे बिहेवियर में आने वाला रिलेटिवली जो परमानेंट चेंज होता है, हम उसे क्या बोलेंगे, लर्निंग बोलेंगे। या लर्निंग का एक मतलब आप ये भी देख सकते हैं कि बिहेवियरल मॉडिफिकेशन ड्यू टू पास्ट और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों अपने आप में चेंज को दिखाता है। पियाजे और वाइगोत्स्की जिनको कंटेम्प्रेरी मॉडर्न वर्ल्ड में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का दो मेजर पिलर्स कहा जाता है, जिन्होंने बच्चों के बारे में हमारे थिंकिंग को, बच्चों के बारे में हमारे परसेप्शन को, हमारी सोच को रेडिकली, ड्रास्टिकली क्या क्या चेंज कर दिया। और उन दोनों के थ्योरी में, पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी में, इसी डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच का कनेक्शन दिखता है, जो डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच के इंटर रिलेशन वाले टॉपिक में हम डिटेल में करेंगे, जो इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। पियाजे क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कारण लर्निंग है। वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि सोशल लर्निंग है और उस सोशल लर्निंग के कारण हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अर्थात डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, ये पियाजे बोलते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि लर्निंग एक टूल है जिसके कारण हमारा क्या होता है, वहां पे सोशल डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोथ और फिजिकल मैच्योरेशन 18 ईयर में ऑलमोस्ट समाप्त हो जा रहा है, वार्म फेज से शुरू होते हुए। लेकिन डेवलपमेंट और लर्निंग है ना, थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू एक इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप के साथ हमें दिखता हुआ है। डेवलपमेंट के इस सेकंड नंबर वाले वीडियो में हमने डेवलपमेंट के बाकी अदर कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करके उसे अच्छे तरीके से समझाने की एक कोशिश की है। आई होप इन दोनों वीडियोस के माध्यम से एक डेवलपमेंट के बारे में आपकी एक समझ
बनी होगी। आप अपने डाउट्स को, आप अपने कमेंट्स को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं बोलेंगे, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर रखें। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार के वीडियोस को फ्यूचर में और देखने के लिए या और प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को या हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल।